आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और उसका नाम है हमारे पास में ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जो पिछली क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं 11th-12th से कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है, इनकी परिभाषा हमने डिटेल में देख रखी है। अब ये ऑक्सीकरण अपचयन आगे चलते हुए केमिस्ट्री के अंदर कहाँ कहाँ यूज़फुल रहता है और किस तरह से यह प्रॉपर्टी को प्रभावित करता है और प्रॉपर्टी इनकी वजह से चलती है, जिनको आज हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे। आज हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ कहाँ हम ऑक्सीकरण और अपचयन को पहचानेंगे, जिसके कुछ उदाहरण अपने को यहाँ इस फर्स्ट पेज के अंदर दिए हुए हैं। हम रिवाइज करें कि कोई भी मेटल है, अगर शुद्ध रूप से मेटल लिखा जाता है, फॉर एग्जांपल कॉपर, कुछ भी इसके ऊपर नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर संयोजकता शून्य है। और यह जब किसी कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है तो कंपाउंड के अंदर यह किसी आयनिक अवस्था में जाएगा। तो ये कहलाता है ऑक्सीकरण अंक। तो यह ऑक्सीकरण अंक में क्या हुआ, 0 से, ये प्लस का मतलब +1 है, तो 0 से +1 इसकी बढ़ोतरी हुई, इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। आगे चल करके इनको कहेंगे हम ऑक्सीडेशन, जहाँ पर ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। और इसका उल्टा कि अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो वह कहलाएगा अपचयन, जिसके उदाहरण अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये उदाहरण अगर हम कॉपर पे देखें, और कॉपर अपना एक कंपाउंड बनाता है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट। तो इस कंपाउंड के अंदर हम धातु और जो भी उसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था और उनकी संयोजकता का ज्ञान हमको होना चाहिए। फिलहाल हम यहाँ कॉपर देखते हैं, तो कॉपर यहाँ पर कॉपर सल्फेट के अंदर यहाँ आने के बाद में ये हो जाता है +2। तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर +2 के अंदर। अगेन यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, वृद्धि। तो जब जब ये सिस्टम हमारे पास में काम करेगा तब तब हम कहेंगे कि धातु परमाणु का ऑक्सीडेशन हो गया, जो भी मेटल आयन था उसका यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। एक उदाहरण हमारे पास में यहाँ है, इसको हम देखते हैं H2S का। इसके अंदर जो ये H है यह +1 है और S जो है वह -2 है। ठीक है, तो H2S में दो हमारे पास में H काम कर रहे हैं और एक H कर रहा है, संयोजकता बैलेंस हो गई, जिसे हम यौगिकों में जानते हैं। और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा S, केवल S है तो इसके ऊपर संयोजकता हम क्या मानेंगे, 0। और दूसरा तत्व क्या है इसके अंदर, H+। तो H+ तो H+ के रूप में आ गया यहाँ पर, इसका मतलब यह अपरिवर्तित रहा, इसने रिएक्शन के अंदर भाग नहीं लिया। जनरली हम देखेंगे अम्ल और क्षार के अंदर H+ और OH स्थायी होते हैं, जिसके रीज़न हम आगे देखेंगे, और यह अपने अवस्था को परिवर्तित सामान्यतया नहीं करते हैं। S यहाँ पर -2 में है और -2 से ये कन्वर्ट हो गया प्योर तत्व के अंदर, और प्योर तत्व के अंदर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है 0। तो यहाँ पर वापस हम मैथमेटिक्स से देखेंगे कि क्या हुआ, अंक में वृद्धि हुई या अंक में कमी हुई। तो -2 से 0 जाना, -2, -1, 0, +1, ये बढ़ोतरी है ऊपर। तो यहाँ ऑक्सीकरण में फिर वृद्धि हुई, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि सल्फाइड आयन का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण किसका हुआ, इसका हुआ, सल्फाइड आयन का। सल्फाइड आयन का ऑक्सीकरण सल्फर तत्व में, सल्फर परमाणु के अंदर हुआ। तो ये परिभाषा ऑक्सीकरण की। और इसके उलट देखेंगे जो, तब वह अभिक्रिया हो जाएगी हमारे पास में
अपचयन की, जो कि यहाँ पर हमारे को दे रखी है इस अभिक्रिया के अंदर। इस अभिक्रिया के अंदर Fe है हमारे पास में +3 अवस्था में, और यह यहाँ कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में। तो +3 किस में कन्वर्ट हुआ? +2 में। यहाँ ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है, ऑक्सीकरण अंक में कमी। तो यहाँ हम कहेंगे Fe3 का अपचयन हुआ Fe+2 में। फेरिक कहते हैं Fe+3 को। फेरिक किस में कन्वर्ट हुआ? फेरस के अंदर। और साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो भी हमने देखा, ये S दे रखा है यहाँ पर, तो S किसके अंदर है? यहाँ पर ये -2 में। और ये कन्वर्ट हुआ है ये S ठोस जो यहाँ पर दे रखा है, और S ठोस किसके अंदर होगा हमारे पास में? 0 में। तो -2 से 0 आना, ये तो हो जाएगा हमारे पास में ऑक्सीडेशन, और ये हमारे पास में हो जाएगा रिडक्शन। जब भी किसी का ऑक्सीडेशन होगा साइमल्टेनियसली वह कभी किसी न किसी का साथ में अपचयन करेगा। दोनों अभिक्रिया साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती है, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसको हम आगे चल करके कहेंगे रिडॉक्स, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में होता क्या है, जिसको इस चैप्टर के अंदर हमको देखना है, जिसको हम लेकर के आगे चलेंगे। कि हम शुरू से चलते हैं कि Fe परमाणु अगर Fe3 में कन्वर्ट हो रहा है तो यह साथ में 3 इलेक्ट्रॉन भी निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में इन सब परिभाषाओं को देखेंगे। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं? जिसके अंदर अलग अलग परिभाषाएं, जो सभी परिभाषाओं को हम यहाँ पर सम्मिलित करेंगे। एक तो भी अपन देखा कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी तो साइमल्टेनियसली साथ में उत्पाद के रूप में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। when it produces electrons then it is oxidation, and when it consumes electron Fe+3 प्लस E Fe+2, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी संयोजकता कम हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ इसको देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 संयोजकता है, दोनों को जोड़िए, +3 - 1 = +2। इस तरह से भी हम देख सकते हैं इसको, +3 -3 0, ये 0। ये भी एक इसको इस तरह से कैलकुलेट करने का भी तरीका है कि हम हमारी संयोजकताओं को बैलेंस किस तरह से करें। तो ये दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। जहाँ इलेक्ट्रॉन का त्याग है उसको भी कहेंगे हम ऑक्सीकरण, और वो जुड़ा हुआ रहेगा ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि से। जितनी ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी उतना इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उसको उत्सर्जन करना है। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने सल्फ़र की अभिक्रिया को देखा, ये सल्फ़र में माइनस, ये जो सल्फ़र है यहाँ पर, ये -2 से सल्फ़र गया 0 में, तो 2 का चेंज हुआ, तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए बाहर। जितनी संयोजकता का परिवर्तन होगा, अगर वृद्धि है तो उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और अगर कमी है तो उतने इलेक्ट्रॉन को वह ग्रहण करेगा अपचयन के अंदर। एक उदाहरण हम और देखें कि Cu+2 से Cu अपचयन का उदाहरण है, ठीक है। तो अपचयन के अंदर यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, ग्रहण करेगा। ये भी क्रिया इस तरह से चलेगी, राइट। इस परिभाषा को लेते हुए हम आगे चलेंगे और इस चैप्टर को हम डेवलप करेंगे कि आगे हमारे को ये किस तरह से कार्य करता है। अब यहाँ एक मोटे तौर पर हम देख लें कि ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है, इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन लेना, जो कि एक चैप्टर हम आगे पढ़ चुके हैं, जिसका डिटेल हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, सेल के रूप में, बैटरी के रूप में, ठीक है। करंट कब प्रवाहित होता है? जब सर्किट के अंदर
इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और ये जो अभिक्रिया हमने देखी वह बता रही है कि हम इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं। ये दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और ये ले रहा है। अगर इस तरह का तंत्र हम केमिकल सिस्टम में डेवलप कर लें कि एक इलेक्ट्रॉन दे और एक इलेक्ट्रॉन ले, तो वहाँ पर हमारे पास में पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, जो कि आप सेकंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि अगर इसको जिंक धातु का ले लिया जाए और इस रोड को अगर कॉपर का ले लिया जाए और यहाँ पर इनके उचित इलेक्ट्रोलाइट्स भर दिए जाएं, जरूरी है, ठीक है। तो कॉपर जिंक इलेक्ट्रॉन देता है, जिसको फिर आप भी आगे देखेंगे क्यों देगा और क्यों ये लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया और हमारा सेल बन गया। यहाँ पर अगर हम कुछ भी बल्ब या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाएंगे तो वह अपना विभव बताना शुरू कर देगी। तो ऑक्सीकरण अपचयन का जो सबसे बड़ा उपयोग है वह सेल के निर्धारण में या इलेक्ट्रॉन देने और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रक्रिया को पूर्ण करने में इसको काम में लिया जाता है, जिसको हम आगे वर्णन करेंगे, अगले लेक्चर्स में वर्णन करेंगे। थैंक यू।